जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। सभी प्रश्न जो है आपका बोर्ड मॉडल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न देखेंगे? तो टोटल 50 प्रश्न देखेंगे और आप कमेंट करके बताइए कि आपका 50 प्रश्न में से कितना प्रश्न जो है आपसे सही हुआ। आप कमेंट जरूर करिएगा कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न आपका सही हुआ। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में आपको दिया गया है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी। क्या प्रश्न है? प्रश्न को आप बार बार पढ़िएगा कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यहाँ पर ही आपको दिया गया है उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। इस देखिए यहाँ पर प्लस भी लिखने का मतलब है कि धनात्मक है। तो हमेशा क्या याद रखिएगा? हमेशा याद रखिएगा कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है आपका धनात्मक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट होगा। उसके बाद याद रखिएगा कि अवतल दर्पण। क्या याद रखिएगा? यहाँ पर उत्तल लेंस है तो आप याद रखिएगा अवतल लेंस। अवतल अवतल लेंस। और याद रखिएगा कि अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है, अवतल लेंस का फोकस दूरी आपका ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर ही हम लोग दो प्रश्न देखें। पहला प्रश्न देखें कि उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है आपका धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस दूरी जो है आपका ऋणात्मक होता है। अब प्रश्न संख्या 2 को देखिए। प्रश्न संख्या 2 में आपको दिया गया है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर। याद रखिएगा कि यहाँ पर ही आपको दिया है छोटे अक्षर। तो छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे? मतलब कि छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करेंगे, ये आपसे पूछा है। तो याद रखिएगा कि छोटा छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा लेंस का प्रयोग करेंगे? तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर अवतल लेंस है तो बी नंबर ऑप्शन भी कट जाएगा। और नीचे भी देख रहे हैं कि अवतल दर्पण है तो ये भी ऑप्शन आपका कट जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा। तो याद रखिएगा कि आपका तो यहाँ दर्पण होगा। हमेशा याद रखिएगा कि छोटा चीज को या छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, कितना सेंटीमीटर फोकस दूरी का? तो 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दर्पण होगा, ये नहीं कि लेंस वाला में टिक करिएगा। हमेशा छोटा अक्षर को पढ़ने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे और 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 को देखिए। प्रश्न संख्या 3 में आपको दिया गया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटर गाड़ी के चालक के सामने समानांतर लगा रहता है, मतलब कि हमेशा लगा रहता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है समतल दर्पण, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया उत्तल दर्पण, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया अवतल दर्पण और डी नंबर में दिया गया उत्तल लेंस। तो याद रखिएगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो है हमेशा उत्तल दर्पण लगा होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाड़ी के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? तो याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण लगा होता है। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 को देखिए। प्रश्न संख्या 4 जो है आपका न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। तो व्यक्ति को समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि 8 मीटर पर सेकंड से, 4 मीटर पर सेकंड है तो इसको हम लोग डबल कर देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड से आता हुआ प्रतीत होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 5 को देखिए। प्रश्न संख्या 5 में आपको दिया गया है कि
नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से, यहां देखिए प्रश्न में दिया है, प्रश्न को आप अच्छे तरीका से पढ़िएगा, क्योंकि प्रश्न आप अच्छे तरीका से नहीं पढ़िएगा तो आपको याद नहीं होगा, तब आप एग्जाम में जाइएगा तो आप गलती कर दीजिएगा। इसलिए आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन को देखिएगा और उसके बाद याद रखिएगा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न में आपको दिया गया है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से, यहां पर ही है बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष होता है। प्रश्न क्या है, प्रश्न में है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से आंख में उत्पन्न दोष, यहां पर ही बोला कि कौन दोष होता है, निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष होता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया है निकट दृष्टि दोष, बी नंबर ऑप्शन में दिया है दीर्घ दृष्टि दोष, सी नंबर ऑप्शन में आपका ज्यादा दृष्टि दोष और डी नंबर ऑप्शन में आपका दृष्टि वैश्य। तो याद रखिएगा, जब आपका फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आपका दीर्घ दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा, तो आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। जब फोकस दूरी बढ़ेगा, जब फोकस दूरी बढ़ जाएगा तो आपका दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा, और जब फोकस दूरी घट जाएगा, जब फोकस दूरी घट जाएगा तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। कौन दोष होगा, तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। जब फोकस दूरी बढ़ेगा तो दीर्घ दृष्टि दोष, और जब फोकस दूरी घट जाएगा तो आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। अब प्रश्न संख्या 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 में आपको दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं या जिस चश्मे में प्रयोग किया जाता है उसमें लगा लेंस होता है। तो प्रश्न में आपसे क्या बोला, कि प्रश्न में आपसे बोला कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के जो चश्मा में जो लेंस लगा रहता है वो आपका उत्तल लेंस होता है या अवतल लेंस होता है या बेलनाकार लेंस होता है या बाइफोकल लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष मतलब क्या होता है, कि दूरदृष्टि दोष का मतलब कि दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा। इसमें उल्टा होता है, जो बोलेगा वही होगा। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष मतलब कि दूर का दिखेगा और नजदीक का नहीं देखेगा। तब बोला कि दूरदृष्टि दोष यानी जिसको नजदीक का नहीं दिखता है, दूर का दिखता है, उसके चश्मा में कौन सा लेंस लगा होता है, तो याद रखिएगा कि उत्तल लेंस। इसको याद रखने का एक ट्रिक्स होता है कि नी अ उदी, क्या याद रखिएगा, नी अ उदी, दी से आपका दीर्घ हो जाएगा, दी से आप दीर्घ याद रखिएगा, ऊ से आप उत्तल याद रखिएगा, ऊ से आप उत्तल याद रखिएगा, अ से आप अवतल याद रखिएगा और उसके याद रखिएगा न से निकट, क्या हो जाएगा, निकट। तो जब हम लोग निकट दृष्टि दोष का उपचार जो होगा, निकट दृष्टि दोष का उपचार जो है हम लोग अवतल लेंस से करेंगे और दीर्घ दृष्टि दोष का निवारण जो है हम लोग उत्तल लेंस से करेंगे। यानी जिसको दूर दृष्टि दोष होगा उसके चश्मा में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसका चश्मा में हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ही बोला दूर दृष्टि दोष, तो क्या है, उत्तल लेंस है, तो हम लोग उत्तल लेंस में टिक कर देंगे। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। इसको याद कर दीजिएगा, नी अ उ दी, दी मतलब दीर्घ मतलब कि उत्तल लेंस, नी मतलब निकट यानी अवतल लेंस। अब प्रश्न संख्या 7 को देखिए। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि विद्युत आवेश का इकाई है। प्रश्न में क्या है कि विद्युत आवेश की इकाई है। ए नंबर ऑप्शन आपका कूलम है, बी नंबर ऑप्शन आपका वोल्ट है, सी नंबर ऑप्शन आपका एम्पियर और डी नंबर ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आपका कूलम होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आपका कूलम होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर एम्पियर दिया गया, तो ये याद रखिएगा कि विद्युत धारा, क्या याद रखिएगा कि विद्युत धारा, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है आपका एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है आपका कूलम होता है। अब प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न संख्या 8 में दिया गया है कि विद्युत आवेश, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। आप भी जानते हैं कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, एगो धन आवेश होता है, एगो ऋण आवेश होता है। तो विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं जिन्हें धन आवेश तथा ऋण आवेश माना जाता है। तो यह नामकरण जिनसे किया गया था वह है, यानी
विद्युत आवेश तो दो प्रकार के, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। तब बोला कि यह किसने दिया या किनके नाम पर रखा गया था, तो याद इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा ये जो रखा गया था। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न में क्या दिया था कि जिनसे किया गया था वह है, तो कौन है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 को देखिए। प्रश्न संख्या 9 है कि एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश, एक पदार्थ को एक कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया, एक कूलम धन में आवेशित किया गया, तो इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए उसकी संख्या है। आपसे बोला कि एक इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाले, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। आपसे बोला है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा। प्रश्न में क्या है कि एक कूलम धन आवेश, एक कूलम धन आवेश, एक कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया, उसमें से एक पदार्थ निकाला गया, तो उस पे कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो याद रखिएगा उस पे इलेक्ट्रॉन जो होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो या एक पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या जो हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18, यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 को देखिए। प्रश्न संख्या 10 में आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्योंकि आपके जब इस पे लॉजिक लगाइएगा तो इस प्रश्न को आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। करेंगे किसी विद्युत बल्ब 220 वाट का है, यानी एक बल्ब जो है 220 वाट का है और दूसरा बल्ब जो है 100 वाट का है। ये पहला बल्ब है जिसपे कितना वाट है, तो ये आपका 220 वाट का है। और दूसरा बल्ब जो है ये आपका 100 वाट का है। पहला बल्ब आपका 200 वाट का है और दूसरा बल्ब जो है आपका 100 वाट का है। तो कह रहा है कि जब इसे 110 वोल्ट, जब इससे 110 वोल्ट प्रचालित किया जाता है, प्रचालित करते हैं, तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। तो याद रखिएगा कि इसका शक्ति जो होगा आपका 100 वाट है, क्योंकि 220 वाट ज्यादा है और 100 वाट कम है। और यहाँ पर ही बोला कि 110 वाट, तो 110 वाट है तो किसके पास जाएगा, तो 100 वाट से आपका आसानी से गुजर जाएगा, लेकिन यहाँ तो ये डबल हो गया। तो इसलिए याद रखिए कि ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 11 को देखिए। प्रश्न संख्या 11 में है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है या परिघटना है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। क्या है, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना जो है, विद्युत चुंबक प्रेरण की घटना जो है कुंडली तथा चुंबक के बीच, किसके बीच, कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सी लिख लीजिए कि सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को देखिए। प्रश्न संख्या 12 में आपको दिया गया कि विद्युत जनित्र, याद रखिएगा कि जनित्र बोलिए या जनरेटर बोलिए एक ही बात है। विद्युत जनित्र बोलिए या जनरेटर बोलिए, तो कह रहा है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत, आपसे बोला कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि प्रेरित विद्युत पर, सी नंबर ऑप्शन में आपका कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और डी नंबर ऑप्शन में है आपका प्रेरित चुंबकत्व पर। तो याद रखिएगा कि विद्युत जनित्र जो है, विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या याद रखिएगा कि विद्युत जनरेटर जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 को देखिए। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है कि लघु पतन, लघु पतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। लघु पतन मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है।
लघुपतन मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी जब आपके घर में क्या होता है कि विद्युत धारा या कहिए कि करंट जब बढ़ जाता है तो उसी को हम लोग बोलेंगे लघुपतन, या इंग्लिश में बोलेंगे शॉर्ट सर्किट, या कहिए कि वोल्टेज बढ़ गया। तो बोल रहा है कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण पूरा घर का तार क्या है, बल्ब क्या होता है, जल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके तार में जो होता है विद्युत धारा का मान जो है बढ़ जाता है। तो विद्युत धारा बढ़ने के कारण जो है शॉर्ट सर्किट होता है। तो देख रहे हैं कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो क्या याद रखिएगा कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण शॉर्ट सर्किट होता है या लघु पतन होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट क्यों होता है? क्योंकि उसके तार में विद्युत धारा का मान जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण जो है शॉर्ट सर्किट होता है। अब प्रश्न संख्या 14 को देखिए। प्रश्न संख्या 14 में थोड़ा समझिएगा आप। प्रश्न में दिया गया है कि प्रतिक्रिया, यहाँ पर एक रिएक्शन दिया गया है कि PbO प्लस सी, और जब ये रिएक्शन किया तब Pb हो गया अलग और C जो है O के साथ हो गया। यहाँ पर रिएक्शन में आप देख रहे हैं कि PbO एक कंपाउंड है यानी यौगिक है, और दूसरा यौगिक आपका C है। जब ये आपका रिएक्शन किया तो ये आपका Pb हो गया प्लस CO। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि PbO ऑक्सीकृत होता है, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि C ऑक्सीकारक है, सी नंबर ऑप्शन में आपका है कि C एक अवकारक है, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि यह रेडॉक्स प्रतिक्रिया नहीं है। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो होगा सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो सी नंबर ऑप्शन में आपको क्या दिया गया है? सी नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है कि सी एक अवकारक है। देखिए यहाँ पर बोला कि सी क्या है, तो सी एक अवकारक है। तो इसको याद रखिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो किसी भी ऑक्सीजन को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ जो है किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई पदार्थ किसी भी पदार्थ का ऑक्सीजन का मात्रा कम कर देता है, उसी को बोलते हैं कि यह क्या है, तो अवकारक है। तो देख रहे हैं कि कार्बन है और PbO के साथ ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन जो है आपका देखिए C के साथ चला गया। तो क्या बोला कि C एक अवकारक है। अवकारक का मतलब कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देना। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 15 को देखिए। प्रश्न संख्या 15 में दिया गया है कि निम्न धातुओं में, प्रश्न में क्या है कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन में H2 देता है। H2 एक गैस है, यहाँ पर G लिखा है, G मतलब होता है गैस। तो बोला कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से हाइड्रोजन गैस देता है, मतलब कि इसमें से आपका मैग्नीशियम होगा या कॉपर होगा या एल्युमिनियम होगा या आपका Ag है, ठीक है, Mg होगा या Cu होगा या Ai होगा या Ag होगा। तो याद रखिएगा कि Ai का विलयन में या Ai के धातु में जब हम लोग NaOH से विलयन में जब करेंगे तो क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। एल्युमिनियम याद रखिएगा और जिंक भी याद रखिएगा। कह रहा है कि निम्न धातुओं में, निम्न धातुओं से कौन NaOH के विलयन में, तो आपका एल्युमिनियम भी होगा और जिंक भी होगा जो NaOH के विलयन में H2 गैस देता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 को देखिए। प्रश्न संख्या 16 में आपको दिया गया कि यदि विलयन का pH 13 है, कितना है, तो pH आपका 13 है, तो इसका अर्थ है कि यह है क्षीण अम्लीय। क्षीण कहने का मतलब कि थोड़ा, क्षीण कहने का मतलब होता है कि थोड़ा, क्षीण कहने का क्या मतलब है कि थोड़ा होता है। क्षीण भास्मिक, परबल अम्लीय और परबल भास्मिक। तो भास्मिक कहिए या क्षार कहिए, एक ही बात है, भास्मिक कहिए या क्षार कहिए। तो क्या बोला कि किसी विलयन का pH मान 13 है, तो उसका अर्थ है कि वह परबल भास्मिक होगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा जिसका pH मान 13 होगा वो आपका परबल भास्मिक होगा। तो इसको थोड़ा सा समझिए। पहले हम लोग चलेंगे 0 से 7। कहाँ चलिएगा, तो 0 से 7 चलिए और उसके बाद हम लोग 7 से 14 चलेंगे। pH मान जो होता है
पीएच मान जो होता है 0 से लेके 14 तक होता है। पीएच मान कहां से होता है? तो 0 से लेके 14 तक होता है। 7 के पहले आपका अम्लीय होता है, 7 के पहले आपका अम्लीय होगा और 7 के बाद आपका क्षारीय होगा। 7 के बाद, 7 के पहले अम्लीय और 7 के बाद आपका क्षारीय, और 7 पर क्या होगा? तो 7 पर आपका उदासीन होगा। 7 पे आपका उदासीन हो जाएगा। तो याद रखिएगा जैसे हम 7 के आगे की ओर बढ़ेंगे, ये आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा कि क्षारीयता बढ़ेगा। क्षारीयता क्या होगा? ये आपका क्षारीयता बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगा। और 7 के जब हम वो नीचे चलेंगे तो इससे अम्लीयता घटेगा, इसमें अम्लीयता क्या होगा? घटेगा, घटेगा। यानी 0 के आगे 1 2 3, तो 1 होगा यानी अम्लीयता ज्यादा होगा, 2 होगा यानी अम्लीयता कम गया, 3 होगा तो अम्लीयता कम गया, यानी 6 पर अम्लीयता जो है सबसे कम होता है। तो अम्लीयता मतलब कि नीचे की ओर आएंगे, 7 से नीचे की ओर आएंगे तो अम्लीयता बढ़ते जाएगा, और 7 से आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, तो यहाँ आपको पीएच मान 13 दिया गया है, तो इसको आगे की ओर बढ़ेंगे तो क्या हुआ? क्षारीयता बढ़ गया या भास्मिक जो है बढ़ गया, तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 17 को देखिए। प्रश्न संख्या 17 दिया है कि साधारण ताप पर, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र जो होता है आपका होता है P4। साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र जो होता है आपका P4 होता है, यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। फास्फोरस का सूत्र कितना हो जाएगा? फास्फोरस का अणु सूत्र जो होगा आपका P4 होगा। अब प्रश्न संख्या 18 देखिए। प्रश्न संख्या 18 में दिया गया है कि पीतल में रहता है, पीतल में रहता है, तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है कि कॉपर और एसएन, आपका बी नंबर में ऑप्शन है कि कॉपर और जेडन, जेडन मतलब जिंक हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में दिया है जेडन और पीबी, और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया एसएन तथा पीबी। तो याद रखिए पीतल में रहता है, तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पीतल जो बना होता है किससे मिलकर बना होता है, तो इसको याद रखने से के लिए आप याद रखिएगा पिताजी। क्या याद रखिएगा? पिताजी, पिताजी आप याद रखिएगा। पी से आपका पीतल हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा? तो पी से आपका पीतल हो जाएगा, तो से आपका तांबा हो जाएगा, तो से आपका तांबा हो जाएगा, और जौ से आपका जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जौ से आपका जिंक हो जाएगा। क्या याद रखिएगा? पूछा कि पीतल बना होता है, तो याद रखिएगा कि पिताजी। पी से पीतल, त से तांबा और ज से जिंक, यानी पीतल जो है आपका तांबा और जिंक का बना होता है। पीतल जो होता है तांबा और जिंक, तो तांबा को Cu लिखेंगे और जिंक के हम लोग Zn लिखेंगे। तो पीतल जो है आपका कॉपर और जिंक का बना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 को देखिए। प्रश्न संख्या 19 में आपको दिया गया है कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक होती है या विद्युत ऋणात्मक होती है या उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं। आप इसका आंसर को कमेंट करके बता सकते हैं कि धातुओं का प्रकृति होता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि धातुओं का प्रकृति जो है हमेशा धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। धातु की प्रकृति जो है हमेशा विद्युत धनात्मक होती है, उससे करंट जो है या विद्युत धारा जो है आसानी से प्रवाह हो जाता है। तो अब चलिए प्रश्न संख्या 20 को देखिए। प्रश्न संख्या 20 में आपको दिया गया कि चुंबकीय अशुद्धि, अशुद्धि मतलब होता है जिसमें कुछ मिलावट हो, चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार से दूर किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि फेन उत्प्लावन विधि, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि वान और केल विधि, सी नंबर ऑप्शन आपका है गुरुत्व पृथक्करण विधि, और डी नंबर ऑप्शन आपका है चुंबकीय विधि। मानिए कि एक इस प्रकार से एक है और इसमें गेहूं है, इसमें गेहूं है और इसमें छोटा छोटा जो है छोटा छोटा लोहा का कण मिल गया, छोटा छोटा लोहा का कण मिल गया। ये आपका याद रखिएगा कि आपका लोहा का कण है, लोहा का कण। लोहा क्या है? लोहा आपका धातु है, लोहा का कण। तो जब गेहूं में हम लोग लोहा का कण मिला देंगे, तो
अब हम लोग को क्या करना है कि इस गेहूं से लोहा को कण को अलग करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, लोहा तो भारी होता है, तो इसलिए हम लोग चुंबक का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा चुंबकीय विधि। इसको चुंबक, लोहा को हटाने के लिए क्या करिएगा, तो चुंबक ले आइएगा, जिससे आपका लोहा जो है सट जाएगा और चुंबक, गेहूं अलग हो जाएगा और लोहा जो है अलग हो जाएगा। तो हम लोग उसी को बोलेंगे चुंबकीय विधि। तो प्रश्न में आपका क्या था कि चुंबकीय अशुद्धि को, चुंबकीय मतलब कि जो चुंबक में सट जाता है, तो चुंबक अशुद्धि को हम लोग किससे दूर करते हैं, तो चुंबकीय विधि से अलग करते हैं। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका आंसर जो होगा राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 को है, अभी वीडियो छोड़कर आपको भागना नहीं है, क्योंकि हम लोग टोटल 50 प्रश्न देखेंगे। कितना प्रश्न देखेंगे, तो 50 प्रश्न देखेंगे। और आप बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आपको कितना प्रश्न आप सही किए। आप आंसर को या कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर मेरा इतना प्रश्न जो है सही हुआ। अब चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखिए। प्रश्न संख्या 21 है कि कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक का आवश्यकता तत्व है। तो आपको तो मालूम होगा कार्बनिक मतलब क्या, जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। कार्बनिक यौगिक मतलब उसमें कार्बन तो होगा ही। तो बोला कि कार्बन यौगिक का आवश्यक तत्व कौन है, तो कार्बन होगा। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। ये तो बहुत ही हलवा प्रश्न था। प्रश्न आपका क्या था कि कार्बनिक यौगिक में किस, कार्बनिक यौगिक में आवश्यक तत्व कौन है, तो कार्बनिक यौगिक में हमेशा जो है कार्बन तो होगा ही। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 22 को देखिए। प्रश्न संख्या 22 में कि अक्रिय तत्व है, याद रखिएगा कि अक्रिय तत्व बोलिए या उत्कृष्ट गैस बोलिए, उत्कृष्ट, अक्रिय तत्व बोलिए या उत्कृष्ट गैस बोलिए। तो याद रखिएगा कि अक्रिय तत्व की संख्या 7 गो, संख्या कितना होता है, अक्रिय तत्व की संख्या जो होता है आपका 7 गो होता है। आपसे प्रश्न आपसे बार बार रिपीट करता है, बार बार पूछता है कि अक्रिय तत्व या अक्रिय गैस की संख्या कितना होता है। तो याद रखिएगा कि अक्रिय गैस की संख्या जो होता है 7 होता है। तो आप पूछेगा कि सर कौन कौन होता है, तो याद रखिएगा कि हीलियम होता है, नियोन होता है। याद रखिएगा, इसका नाम हम बोल देते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। हीलियम होगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रोमियम हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा, रेडॉन हो जाएगा और ऑर्गेनीज हो जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अक्रिय गैस की संख्या कितना, तो अक्रिय गैस की संख्या 7 गो। फिर से नाम सुनिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रोमियम, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनीज हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि सातों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिया है। यहाँ दिया है कार्बन, तो होगा नहीं। दिया गया है सोना, तो सोना तो हम बताए नहीं। उसके बाद होता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो होता नहीं, यानी बच गया हीलियम, आपका हीलियम होगा। याद रखिएगा कि सातों ऑप्शन में से या सातों में से इनमें आपको कोई भी दे सकता है, हीलियम भी दे देगा, कभी नियोन दे देगा, कभी ऑर्गेनीज दे देगा, कभी रेडॉन दे देगा। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि अक्रिय गैस की संख्या जो होता है आपका 7 गो होता है। सातों को नाम याद रखिएगा, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रोमियम, जेनॉन, रेडॉन और ऑर्गेनीज होता है। तो आपका इसका आंसर जो होगा बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब आगे चलिए प्रश्न संख्या 23 को देखिए। प्रश्न संख्या 23 में आपका है कि एल्कीन, एल्कीन श्रेणी यौगिक का समान सूत्र है। एल्कीन श्रेणी के यौगिक का समान सूत्र है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है CnH2n, CnH2n। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि CnH2n+2, सी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि CnH2n-2 और डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है CnH2n+1। तो याद रखिएगा कि एल्कीन का समान सूत्र जो होता है CnH2n होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा, यहाँ क्या याद रखिए कि एल्कीन, यहाँ याद रख लिए कि एल्कीन का सूत्र, एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n होता है। एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n, Cn होता है और H2n होता है। n के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट। हमेशा याद रखिए कि n के जगह पे हम लोग कोई प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। तो एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। उसके बाद याद रखिएगा कि एल्केन, एल्केन का भी सूत्र आप याद रखिएगा कि एल्केन का सूत्र
तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n, CnH2n प्लस में 2 होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस में 2। उसके बाद याद रखिएगा कि एल्केन हो गया, एल्कीन हो गया, उसके बाद होता है एल्कील। एल्कील, तो एल्कील का सूत्र याद रखिएगा कि एल्कील सूत्र, तो एल्कील का सूत्र जो होता है आपका होता है कि CnH2n प्लस में 1 होता है। तीनों फार्मूला को याद रखिएगा कि एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n, एल्केन का सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 2 और एल्कील का सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 1 और एल्काइल का सूत्र हो जाएगा, ये आपका एल्काइल है, एल्काइल का जो सूत्र हो जाएगा CnH2n माइनस 2। तो चारों फार्मूला को आप अच्छे तरीका से याद रखिए। इस चार फार्मूला में से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में पक्का आएगा, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। एल्केन का सूत्र CnH2n प्लस 2, एल्कीन का सूत्र CnH2n, एल्कील का सूत्र होता है CnH2n प्लस 1 और एल्काइल का सूत्र होता है कि CnH2n माइनस 2 होता है। तो इस चारों फार्मूला को आप अच्छे तरीका से नोट कर लीजिए और इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से एक सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 24 को देखिए। प्रश्न संख्या 24 में आपको दिया गया कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है ईथर का। बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि कॉस्टिक पोटास का और सी नंबर ऑप्शन में दिया गया अल्कोहल का और डी नंबर ऑप्शन में आपका है गंध कामल का। तो याद रखिएगा कि अपमार्जक बनाने में हम लोग अल्कोहल का प्रयोग करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा कि अल्कोहल को हम लोग OH से दिखाएंगे, अल्कोहल को हम लोग OH से दिखाते हैं, इसको शॉर्ट में फार्मूला के तौर पे हम लोग OH लिखेंगे। तो अल्कोहल का सूत्र आपका OH हो जाएगा और अपमार्जक बनाने में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न संख्या 25 को देखिए। प्रश्न संख्या 25 में आपको दिया गया कि आवर्त सारणी के 7a, इसको इसी प्रकार से लिखिएगा, 7a इस प्रकार से नहीं लिखिएगा, आपका गलत हो जाएगा। कि आवर्त सारणी के 7a के तत्व जो होता है क्या होता है, हाइड्रोजन कहलाता है, या धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय गैस के अपेक्षा 2 इलेक्ट्रॉन कम रखती है और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि अज्ञात तत्व है। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी के 7a के तत्व को हम लोग हाइड्रोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोजन कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन तत्व का भी नाम याद रखिएगा। तो हाइड्रोजन तत्व जो होता है आपका फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। पहला याद रखिएगा कि हाइड्रोजन तत्व कौन कौन होता है, या हाइड्रोजन गैस कहिए, तो पहला आपका फ्लोरीन हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा कि क्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। पहला आपका फ्लोरीन हो जाएगा, दूसरा आपका क्लोरीन हो जाएगा, तीसरा आपका ब्रोमीन हो जाएगा, ब्रोमीन, और चौथा आप याद रखिएगा कि आयोडीन होगा। चौथा क्या याद रखिएगा कि आयोडीन होगा, आयोडीन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन कौन कौन है, तो हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। तो इस चारों को आप याद रखिएगा। कभी कभी आपसे पूछेगा कि हाइड्रोजन कौन तत्व है, हाइड्रोजन कौन सा तत्व है, 4 गो ऑप्शन दे देगा और चारों में से 4 गो ऑप्शन में कोई सी में से कोई एक ऑप्शन दे देगा। आपसे पूछेगा कि कौन सा तत्व है आपका, हाइड्रोजन होता है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 26 को देखिए। प्रश्न संख्या 26 में दिया गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं, याद रखिएगा कि बाएं से दाएं जा रहा है, दाएं से बाएं जाएगा तो आंसर उसका चेंज हो जाएगा। प्रश्न में बोला कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्राकृतिक के बारे में कौन सा कथन असत्य बोला है, या याद रखिएगा कि यहाँ पर इस सत्य आपसे नहीं पूछा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न में बोला कि असत्य बताइए, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो याद रखिएगा कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा कि तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, ये तो सही है। पूछा कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, ये भी आपका सही है। करा कि इसके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका गलत हो जाएगा। परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे असत्य बोला है, आपसे गलत ही पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 27 को देखिए।
प्रश्न संख्या 27 में आपको दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। ए नंबर ऑप्शन में आपका प्रोटीन है, बी नंबर ऑप्शन में आपका कार्बोज है, सी नंबर ऑप्शन में आपका विटामिन और डी नंबर ऑप्शन में आपका वसा है। तो याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न जो होता है आपका कार्बोज होता है, तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही होगा। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण की अंतिम उत्पाद क्या है, आपसे अंतिम उत्पाद पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। तो याद रखिएगा कि अंतिम उत्पाद जो होता है आपका ऑक्सीजन होता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा और ग्लूकोज होगा। ये दोनों बात को याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो है आपका ऑक्सीजन हो जाएगा और आपका ग्लूकोज हो जाएगा। तो दोनों को आप याद रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 28 को देखिए। प्रश्न संख्या 28 में है कि अंडाणु निषेचित होता है योनि से, बी नंबर ऑप्शन आपका है गर्भाशय से, सी नंबर ऑप्शन आपका है कि फलोपियन नलिका से और डी नंबर ऑप्शन आपका है कि अंडाशय से। ये आपका बायो का सवाल हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अंडाणु निषेचित जो होता है आपका फलोपियन नलिका से होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को देखिए। प्रश्न संख्या 29 में आपको दिया गया कि श्वसन की क्रिया होता है। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि श्वसन की क्रिया जो होता है आपका माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्वसन का सबसे ज्यादा क्रिया जो है आपका माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है, इसलिए आपका बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 30 को देखिए। प्रश्न संख्या 30 में है आपका कि एक स्वच्छ मनुष्य में परकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, यानी आपसे बोला है कि बीपी याद रखिएगा, ब्लड प्रेशर। तब बोला कि एक मनुष्य में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो इसको याद रखिएगा कि 120/80 होता है। कितना होता है? तो 120/80 होता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। आपसे बोला है कि बीपी कितना होता है, तो बीपी जो होता है 120/80 होता है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि परकुंचन कितना होता है, तो परकुंचन याद रखिएगा कि ऊपर वाला होगा। परकुंचन जो होगा ऊपर होगा और नीचे बोला कि अनुशीतलन, तो यहां लिख देते हैं अनुशीतलन। अनुशीतलन आपको याद रखिएगा। कभी कभी पूछेगा कि परकुंचन का मान कितना होता है, तो परकुंचन का मान जो होता है 120 होता है और अनुशीतलन जो होता है आपका 80 होता है। और डायरेक्ट आपके बोलेगा कि दाब कितना होता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो बोलिएगा कि 120/80 होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 21 को देखिए, 31 को देखिए। प्रश्न संख्या 31 में आपका है कि पतियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है, यानी जो पत्ती जो होता है वो आपका मुरझा जाता है, तो किस हार्मोन के कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण होता है, या साइटोकाइनिन के कारण होता है, या एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है, या सभी सही है? तो याद रखिएगा कि पत्तियों का मुरझाना जो है एब्सिसिक अम्ल के कारण होता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 32 को देखिए। प्रश्न संख्या 32 में आपको दिया गया है कि कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है, यानी फल बेचने वाला मनुष्य जो है किस पादप का इसमें हार्मोन का प्रयोग करता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया एब्सिसिक अम्ल, बी नंबर ऑप्शन में आपका जिब्रेलिन, सी नंबर ऑप्शन में आपका इथाइलिन और डी नंबर ऑप्शन में आपका ऑर्गेनिज है। तो याद रखिएगा कि फल बेचने वाला जो है फल को पकाने के लिए इथाइलिन का प्रयोग करता है। इथाइलिन बोलिए या एथिलीन बोलिए, इथाइलिन बोलिए या एथिलीन बोलिए, एक ही बात होता है। इसका सूत्र होता है कि C4C2H4। क्या सूत्र होता है? तो इसका सूत्र जो होता है C2H4 होता है। इसको इथाइलिन बोलिए या एथिलीन बोलिए, एक ही बात है। तो फल पकाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो फल पकाने के लिए हम लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं, या इथाइलिन बोलिए या C2H4 बोलिए, तो एक ही बात है। अब चलिए प्रश्न संख्या 33 को देखिए। प्रश्न संख्या 33 आपका है कि एड्स रोग का प्रमुख कारण है। तो याद रखिएगा कि एड्स रोग का प्रमुख कारण जो है असुरक्षित यौन संपर्क से है,
यानी ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 35 को देखिए। प्रश्न संख्या 35 में आपका है कि चमगादड़, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? तो ए नंबर ऑप्शन आपका है समरूप, बी नंबर ऑप्शन आपका है समजात, सी नंबर ऑप्शन आपका वंशानुगत और डी नंबर ऑप्शन आपका जीवाश्म। तो याद रखिएगा कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो है आपका समजात अंग के उदाहरण है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन क्या होगा? तो बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 36 को देखिए। प्रश्न संख्या 36 में दिया गया है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में जो समानता होती है, वे अंग जिसकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है किंतु उसके कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंगों को क्या कहते हैं? तो प्रश्न को आप समझिए। कह रहा है कि जिनके उत्पत्ति मूल रचना में समानता होती है, मतलब कि जिसका जन्म से जिसका अंग जो होता है समान होता है, लेकिन उसके कार्य के आधार पर उसे बांट दिया जाता है, तो उसके अंगों को क्या कहते हैं? तो उस अंगों को हम लोग समजात अंग कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 37 को देखिए। प्रश्न संख्या 37 आपका है कि कृत्रिम पारिश तंत्र का उदाहरण है। तो याद रखिए, कृत्रिम मतलब कि जो मानव बनाया है, कृत्रिम मतलब कि जो मानव बनाया है, मानव द्वारा बनाया गया, मानव द्वारा बनाया गया मतलब कि जो मानव बनाया है, जो मनुष्य बनाया है, उसी को हम लोग कृत्रिम कहेंगे। तो बोला कि कृत्रिम पारित तंत्र का उदाहरण है, तो बोला कि मानव जो है वन बनाया है, तालाब बनाया है। बी नंबर ऑप्शन में आपका झील तालाब, सी नंबर ऑप्शन में आपका बगीचा खेत और डी नंबर ऑप्शन में है कि सभी सही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर वन, वन मतलब कि बहुत बड़ा जंगल होता है, तो बहुत बड़ा जंगल जो है आपका मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया जाता है, ये तो प्राकृतिक होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ही आपका झील है, तो झील जो झील भी आपका क्या है? तो झील भी आपका प्राकृतिक हो जाएगा। तो बी नंबर ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका डी भी गलत हो जाएगा। तो यानी बगीचा और खेत, बगीचा मतलब होता है कि छोटा जगह में होता है, एक छोटा सा जगह में आप इसमें किसी भी चीज का पेड़ लगाइए तो वो आपका क्या होगा? वो आपका बगीचा हो जाएगा। और खेत मतलब होता है कि छोटा सा फील्ड को हम लोग खेत कहेंगे। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, यदि खेत के जगह पे पृथ्वी दे देगा, पृथ्वी दे देगा या धरती दे देगा, तो ये तो आपका प्राकृतिक हो जाएगा, ये भगवान के द्वारा बनाया गया। तो इसलिए आपका याद रखिएगा, खेत जो होता है छोटा जगह को कहेंगे, धरती कहिए या पृथ्वी कहिए, तो वो आपका प्राकृतिक हो जाएगा। और खेत खेत जो होगा आपका मानव द्वारा हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 38 को देखिए। प्रश्न संख्या 38 में है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ये तो प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न में बोला कि प्राकृतिक में मतलब कि प्रकृति में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सूर्य है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आपका सूर्य है। याद रखिएगा कि सूर्य से हम लोग विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य से हम लोग विटामिन डी हम लोग को मिलता है। अब प्रश्न संख्या 39 को देखिए। प्रश्न संख्या 39 में दिया गया है कि वनों के संरक्षण के लिए, संरक्षण मतलब होता है बचाव, वनों को बचाने के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? वन को बचाने के लिए, हम लोग नियंत्रित करने के लिए या बचाने के लिए आवश्यक है पेड़ की अंधाधुंध कटाई, तो ये तो करना ही होगा। अतिचारण, अतिचारण का मतलब होता है कि देखिएगा कि किसी भी खेत में छोटा छोटा घास होता है, छोटा छोटा पेड़ जो होता है उसे बकरी खा गया, गाय खा गया, उसी को कहेंगे हम लोग अतिचारण। तो इसको भी बचाना होगा क्योंकि छोटा पेड़ है और कोई जंतु इसको खा गया तो पेड़ तो बनेगा नहीं। उसके बाद होता है आपका खनन, तो ये भी आपका रोकना होगा। यानी इनमें से सभी जो होगा आपका सही हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। वनों को बचाने के लिए हम लोग पेड़ की कटाई को भी रोकना होगा, अतिचारण भी रोकना होगा और खनन भी रोकना होगा। यानी डी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 40 को देखिए। प्रश्न संख्या 40 है कि वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं कहलाते हैं।
वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं उसे हम लोग जैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा घटित हो जाते हैं उसे क्या कहेंगे, तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका है कि अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, धारा को, आवेश को, विभव को और विद्युत शक्ति को। तो याद रखिएगा कि अमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा को हम लोग किसके नापेंगे, तो विद्युत धारा को हम लोग अमीटर से नापेंगे। आवेश का एसआई मात्रक जो होता है कूलम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, तो कूलम हो जाएगा। उसके बाद याद रखिएगा विद्युत शक्ति किसका मात्रक है, तो वाट का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है आपका वाट होता है। अब प्रश्न संख्या 42 देखिए। प्रश्न संख्या 42 में है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है होता है, जनरेटर कहिए या विद्युत मोटर कहिए या जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों कहिए और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदल देगा, तो विद्युत मोटर बदल देगा। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलेगा विद्युत मोटर, और जब उल्टा पूछेगा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर। फिर से इसको देखिए, जब विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए कहेगा तो विद्युत मोटर, जब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो जनरेटर। अब चलिए प्रश्न संख्या 43 को देखिए। प्रश्न संख्या 43 में आपका है कि बोला कि दर्पण सूत्र बताइए। तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिए कि दर्पण सूत्र जो होता है आपका होता है कि 1 में एफ प्लस में 1 में दर्पण सूत्र आपका हो जाएगा कि 1/F बराबर 1/V और प्लस में 1 में यू। याद रखिएगा जब बीच में प्लस हो जाएगा तो ये आपका दर्पण हो जाएगा, बीच में जब प्लस हो जाएगा तो दर्पण हो जाएगा, बीच में जब माइनस हो जाएगा तो ये आपका लेंस हो जाएगा। क्या हम आपको बताएं कि जब बीच में प्लस लिखिएगा तो ये आपका दर्पण होगा, जब बीच में आप माइनस लिखिएगा यानी 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U लिखिएगा तो ये आपका लेंस हो जाएगा, और जब बीच में प्लस लगा देंगे तो ये आपका दर्पण हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न बोला कि दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र हो जाएगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 43 को देखिए। प्रश्न संख्या 43 हो गया, आप 44 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 में आपका है कि निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। तो पहले भी इस प्रश्न का आंसर हम बताए थे कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, और इसके लिए ट्रिक्स हम आपको क्या बताए थे, ट्रिक्स बताए थे नी अ उदी। फिर से बता देते हैं नी अ उदी। दी मतलब आता आपका होता है दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष होगा ऊ से आपका उत्तल होता है, ऊ से आपका क्या होगा, ऊ से आपका उत्तल हो जाएगा, अ से आपका अवतल हो जाएगा, अ से आपका अवतल हो जाएगा, नी से आपका निकट हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष, जब निकट दृष्टि दोष बोलेगा तो उसको उपचार के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। जब दूर दृष्टि दोष होगा, दीर्घ कहिए या दूर कहिए, तो जब दूर दृष्टि दोष होगा इसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। निकट दृष्टि दोष होगा अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, दूर दृष्टि दोष होगा उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो आपसे बोला है कि निकट, तो निकट के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अ मतलब होता है अवतल लेंस। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि यहीं पर ही पूछा होता कि दूर दृष्टि दोष, तो याद रखिएगा जब दूर दृष्टि दोष होता तो आपका आंसर हो जाता उत्तल लेंस। अब प्रश्न संख्या 45 को देखिए। प्रश्न संख्या 45 में दिया गया है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तना में, जड़ में, पुष्प में, फल में। पुष्प मतलब याद रखिएगा कि फूल में। तो याद रखिए कि पौधों में जनन अंग जो है आपका पुष्प में पाया जाता है, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जनन अंग कहाँ पाया जाता है, तो जनन अंग आपका जो है पुष्प में पाया जाता है, फूल में पाया जाता है। तो सी नंबर ऑप्शन जो है आपका सही हो गया।
अब 46 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग में या अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था। मेंडल ने अनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया गया है नीम, बी नंबर ऑप्शन में आपका गुलाब, सी नंबर ऑप्शन में आपका मटर और डी नंबर ऑप्शन आपका गुलदाउदी। तो याद रखिएगा कि मेंडल ने अपने अनुवांशिक प्रयोग के लिए मटर का पौधा का उपयोग किया था, यानी सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी प्रश्न आपसे बोलेगा कि अनुवांशिक का लेखक कौन है या अनुवांशिक किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा कि मेंडल के द्वारा दिया गया। क्या अनुवांशिक का प्रयोग किसने किया, तो अनुवांशिक का प्रयोग जो आपका मेंडल ने किया। पूछेगा कि किस पौधा का उपयोग किया, तो मटर का पौधा का उपयोग किया। अब प्रश्न संख्या 47 को देखिए। प्रश्न संख्या 47 आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक दिशीय होता है। तो ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप समझिए। मानिए कि आपका उत्पादक है, उत्पादक मतलब आपका होता है कि घास हो गया, इसमें आप लिख दीजिए कि घास हो गया, पेड़ पौधा हो गया। तो पेड़ पौधा को कौन खाएगा, तो पेड़ पौधा को खाएगा कोई शाकाहारी, कोई शाकाहारी खाएगा। शाकाहारी को कौन खाएगा, तो शाकाहारी को खाएगा मांसाहारी, मांसाहारी। और मांसाहारी को कौन खाएगा, तो इसको खाएगा सर्वाहारी। याद रखिएगा इसको उत्पादन में आपका 100% ऊर्जा होता है। जब शाकाहारी खाएगा तो इसका केवल 10% इसको मिलेगा, जब ई खाएगा तो इसको 10% मिलेगा, जब मांसाहारी को सर्वाहारी खाएगा तो इसको आपको 10% मिलेगा। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होता है हमें पेड़ पौधा या हरा चीज खाने से मिलता है। यानी देख रहे हैं कि ऊर्जा क्या है, एक दिशीय है। पहले उत्पादक, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाता है। तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा विटामिन जो आपका उत्पादक में पाया जाता है, हरा पेड़ पौधा में पाया जाता है। इसलिए आप लोग मांस मछली नहीं खाइए, आप हरा सब्जी हरा फल को खाइए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा विटामिन मिले। तो याद रखिएगा ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक दिशीय होता है। अब प्रश्न संख्या 48 को देखिए। प्रश्न संख्या 48 में दिया गया कि ओजोन परत पाया जाता है, ओजोन परत पाया जाता है। तो ए नंबर ऑप्शन में दिया गया कि वायुमंडल के निचली सतह में, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया कि वायुमंडल के ऊपरी सतह में, सी नंबर ऑप्शन में दिया कि वायुमंडल के मध्य सतह में, और डी नंबर ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि वायुमंडल परत जो है वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन में आपको सही हो जाएगा। डायरेक्ट भी याद रखिएगा कि ओजोन परत जो है आपका समताप मंडल में पाया जाता है। कौन मंडल में पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है, समताप मंडल। मंडल आपका 4 प्रकार के होता है। पहला आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा, उसके बाद आप लोग का समताप मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका मध्य मंडल हो जाएगा, उसके बाद आपका बहिमंडल आयन मंडल हो जाएगा, और उसके बाद आपका बहिमंडल हो जाएगा। यदि तो याद रखिएगा कि 5 मंडल होता है। पहला क्षोभ, दूसरा समताप, तीसरा आपका मध्य मंडल, चौथा आपका आयन मंडल और पांचवा आपका हो जाएगा बहिमंडल। तो ओजोन परत किसमें पाया जाता है, तो आपका समताप मंडल में पाया जाता है। तो बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 49 को देखिए। प्रश्न संख्या 49 में है कि आपका है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि दाढ़ी बनाने में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को आप अच्छे तरीका से याद रखिएगा, कितना बार आपका पूछा गया प्रश्न है कि अवतल दर्पण में का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं। अब प्रश्न संख्या 50 को देखिए। प्रश्न संख्या 50 आपका है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो याद रखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, यानी बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर ही आपका वीडियो जो है समाप्त होता है। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न जो है आपका सही हुआ।
अभी एग्जाम कुछ 1 महीना बाद आपका एग्जाम है, इसलिए आप जरूर अपने आप को चेक करिएगा कि 50 प्रश्न में से आपका जो है कितना प्रश्न जो है सही हुआ। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ताकि बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।